नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कहा गया है कि अतुलम तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम एकस्यम तद्भूनारी व्याप्त लोकत्रम त्विषा। अर्थात सभी देवताओं के देह से निकला हुआ तेज एक महिला में समाहित होता है, जो तीनों लोकों को दैदीप्यमान करता है। ऐसे ही दैदीप्यमान नवयौवना डॉक्टर ईशानी भवानी जी आज हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर ईशानी जी पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सक के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं और बरसात के मौसम में हमारे दुधारू पशुओं का किस प्रकार रखरखाव होना चाहिए, हमारे पशुपालक किस प्रकार से अपने इन पशुओं का रखरखाव कर सकते हैं, इस विषय पर आज हम इनसे चर्चा करेंगे और अपेक्षा करते हैं कि डॉक्टर ईशानी जो भी इस पर जानकारी देगी वो आपके लिए अवश्य लाभप्रद होगी। तो डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम हम आपसे जानना चाहेंगे कि दुधारू पशुओं से क्या अभिप्राय है। सबसे पहले तो इस मंच के माध्यम से आपका धन्यवाद करूंगी, आपने इतना अच्छा वर्णन दिया और साथ में इस मंच के माध्यम से अपने पशुपालकों का अभिनंदन करना चाहूँगी और आशा करती हूँ कि हमारे पशुपालक अपने पशुधन के साथ इन बरसातों में सुरक्षित हैं और बिल्कुल अपना सही लाइफस्टाइल मेंटेन कर पा रहे हैं। आपने जैसे कि पूछा कि दुधारू पशु का क्या अभिप्राय है। दुधारू पशु वे पशु हैं जो दूध के लिए रियर किए जाते हैं। इसमें मोस्टली हम गाय, भैंसे, बकरी और भेड़ें ये हमारे पशुपालक पशुधन के रूप में पालते हैं। अब जैसे आजकल बरसातें हैं, बरसातों में क्या होता है कि टेम्परेचर भी ऊपर नीचे होता है, गर्माहट ऊपर नीचे हो रही है और जितने भी परजीवी हैं, जैसे जितने भी बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, इन सब के लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है प्रोलिफरेट करने का, मल्टीप्लाई करने का। और जो इसकी वजह से क्या होता है कि चाहे इंसान है चाहे पशु है, इनकी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो ऊपर नीचे होती है। तो अल्टीमेटली क्या है, बीमारी होने की जो संक्रमण है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आज हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए चाहे वह जब बरसात आती है जी, बरसात क्या प्रकृति के जो भी मौसम होते हैं उसमें चाहे इंसान हो चाहे पशु हो, उसके अनुरूप ढलने के लिए कुछ हमें जो परिवर्तन अवश्य करने पड़ते हैं। बिल्कुल। बरसात के लिए कहा जाता है कि नवमास धृतिम गर्भवम भास्करस्य गभस्तिवि पयो ददानाम भास्करस्य समुद्राणाम तथा च द्यौ प्रसूतेर सायनम। अर्थात 9 महीनों तक जो समुद्र का जल है वो हमारे सूर्य की किरणें उसको सोख लेती है और वर्षा के रूप में वो जन्म लेके बरसात में आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो प्रिकॉशंस है वो सभी व्यक्ति, चाहे व्यक्ति है चाहे पशु है जी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब हम आज दुधारू पशुओं के संदर्भ में बात कर रहे हैं, सर्वप्रथम हम आवास की बात करते हैं। बरसात में आवास किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार का जो है ध्यान रखना चाहिए ताकि पशु जो है हमारा उससे ग्रसित ना हो सके, किसी प्रकार का रोग संक्रमण उससे ना लगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी, जब हम प्रवास की बात करते हैं तो उसके लिए इनिशियल प्रिपरेशन लेने की ज़रूरत होती है। यानी हमारे पशुपालक को पता होना चाहिए कि उसने कितने पशु रखने हैं, उस हिसाब से उनको अपना प्रवास बनाना चाहिए। अगर उन्होंने कम पशु रखने हैं, है ना, 2 रखने हैं, 3 रखने हैं या एक डेयरी फार्म खोलना है, तो उस हिसाब से उनको अपना प्रवास बनाना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बरसातों की, तो सबसे पहले तो जो आवास होता है उसमें पानी अंदर नहीं आना चाहिए। जैसे होता है ना कि बूंदें गिर रही हैं, कहीं कहीं से लीकेज है, वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अंदर जो आवास है वो सूखा होना चाहिए और साथ में जो उसका ड्रेनेज सिस्टम है, जो पानी की निकासी है, वो प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि पानी जाम हो रहा है और उसका जो मलमूत्र है वो प्रॉपरली निकल रहा है। ये मेन है कि अंदर मॉइस्चर कम रहना चाहिए, कम से कम रहना चाहिए, क्योंकि वातावरण में वैसे ही बहुत ज़्यादा नमी रहती है। दूसरी चीज़ जो फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग स्लिपरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली नमी बहुत ज़्यादा है वातावरण में और साथ में अगर अंदर निकासी अच्छी नहीं है, फ्लोर स्लिपरी होगा, पशु गिर जाएगा।
तीसरी चीज़ वेंटिलेशन, मतलब खिड़कियाँ प्रॉपर होनी चाहिए। अब अगर मैं हिमाचल की बात करूँ और प्रॉपर लाइक अपर हिमाचल की बात करूँ, तो वहाँ नॉर्मली ऐसा होता है कि नीचे पशु रहते हैं और ऊपर हमारे जो पशुपालक हैं वो ऊपर रहते हैं। लेकिन ऐसे ये जो प्रावधान है इसमें देखा गया है कि हवा की निकासी नहीं हो पाती, हवा का आना जाना नहीं हो पाता, क्योंकि खिड़कियां छोटी रहती हैं, जो दरवाजे होते हैं वो संगड़े होते हैं, तो बेसिकली वेंटिलेशन भी आपको प्रोवाइड करनी है। अगर ऐसा हमारा प्रावधान है तो मैं अपने पशुपालकों को ये बताना चाहूँगी कि उन्हें एग्जॉस्ट फैन वहाँ लगवाना चाहिए, ताकि हवा जो है वो निकल पाए। और साथ में खिड़कियाँ ऐसी होनी चाहिए कि आमने सामने हो, कि जो हवा है उसका आना जाना बना रहे। और अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है और ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है तो उससे क्या होगा कि जो गाय है उसके यूरिया, मतलब बेसिकली अमोनिया जो उसके फीसेस और यूरिन में निकल रहा है, साथ में नमी की वजह से वहाँ पर अंदर ह्यूमिडिटी अगेन उस पर ट्रिगर करता है और अल्टीमेटली बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपके कहने का मतलब है कि आवास की परिस्थितियाँ इस तरीके से होनी चाहिए जो कि पशुओं के अनुकूल हो सके। क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए, स्लिपरी नहीं होनी चाहिए, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और अगर हमारे ये सारी चीज़ें पैरामीटर अच्छे रहेंगे तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन भी गाय की अच्छी रहेगी, क्योंकि वो बीमार नहीं पड़ेगी। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, आहार इस समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चाहे वो मनुष्य है चाहे पशु है, कई चीज़ों के लिए कहा जाता है कि उसको आजकल के समय में ग्रहण नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं कि आजकल हरा घास बहुत होता है और जब पशुओं को दिया जाता है तो उससे जो है इंडाइजेशन उनको हो जाती है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मोस्टली क्या होता है ना, जैसे गर्मियाँ हैं, गर्मियों में ये सूखा चारा बहुत होता है, हमारे पशुपालक अपने पशुओं को सूखा चारा देते हैं। और जैसे ही बरसातें आती हैं और हरा घास बहुत ज़्यादा होता है, वो एकदम से हरा घास भरपेट देना शुरू कर देते हैं। और उसकी वजह से, जैसा आपने बताया, उनका जो गाय का है वो पेट खुल जाता है, यानी उसे दस्त लग जाते हैं। तो मैं अपने पशुपालकों को ये बताना चाहूँगी कि आप ड्रास्टिकली उनकी फीड चेंज ना करें, कि जी एक दिन पहले आप उसको सूखा चारा दे रहे थे, अगले दिन आपने एकदम से हरा चारा देना शुरू कर दिया। उसकी वजह से क्या होता है, जो माइक्रोफ्लोरा होता है ना पेट के अंदर, जो डाइजेशन करता है, जैसे इंसानों में होता है, गायों में और ज़्यादा अच्छे विकसित फॉर्म में होता है, तो वो सारा का सारा माइक्रोफ्लोरा चेंज हो जाता है और ख़त्म हो जाता है और एकदम से उनका पेट खुल जाता है गाय का। तो अगर आपने हरा घास इंट्रोड्यूस करना है तो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कीजिए। और साथ में ये है कि अपने पशुपालकों को मैं ये कहना चाहूँगी कि पूरा हरा घास देना नहीं है, सूखा घास हमेशा देना है। तो उसके लिए अपना एक भंडार हमेशा पशुपालकों के पास होना चाहिए। अब सबसे पहले अगर मैं भंडार के बारे में बात करूँ तो भंडार उनका ऐसा होना चाहिए, सूखी जगह पे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ फंगस लग रही है, टाइम टू टाइम उसको पलटते रहना है, उसको धूप दिखानी है, ताकि पूरे साल वो सूखा घास वो यूज कर पाए। मतलब आपके कहने का मतलब है कि पशुपालकों को जो है सूखा घास स्टोर करके रख लेना चाहिए। डॉक्टर ईशानी, क्या जो हम घर में स्वयं, चाहे वो मनुष्य भी कई तरह के पदार्थों का सेवन करता है, क्या इस तरह का कोई मिश्रित भोजन जो है पशुपालक अपने पशुओं को दे सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर हम एक हाइपोथेसिस ले लें कि 300 किलो की गाय है, मान लीजिए जर्सी गाय है, तो आप उसको 15 किलो हरा चारा दे सकते हैं, हरा घास दे सकते हैं, 5 किलो सूखा घास देना है, और फिर एक ठोस आहार जैसे आपका हो गया दाना हो गया, अनाज हो गया और तूड़ी हो गई, है ना, वैसे खल हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। इसका फॉर्मूला रहता है 1 kg पर 100 kg बॉडी वेट। तो यहाँ हमने 300 किलो की गाय ली तो हम 3 किलो इसमें ठोस आहार देंगे। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। 300 किलो की गाय है, 15 किलो हरा चारा और 5 किलो सूखा चारा और 3 किलो हम दे देंगे ठोस आहार। इन सबको मिक्स करके हम हमारे पशुपालक अपने पशुओं को दे सकते हैं। और अगर आजकल नया शुरू हुआ है टोटल मिक्स्ड फीड जो आती है, बेसिकली वो क्या है, फीड ब्लॉक के फॉर्म में होते हैं, बड़े बड़े डेयरी फार्म्स में हमारे पशुपालक अपने पशुओं को दे सकते हैं। तो क्या आपके विभाग द्वारा अनुमोदित किए गए हैं? जी बिल्कुल जी इसके लिए आती हैं, ये राशन के फॉर्म में आता है, हमारे इसमें व्यवस्था है हमारे। इसकी जो उपलब्धता, इसकी अवेलेबिलिटी किस प्रकार से रहती है किस पशुपालकों के लिए? पशुपालकों के लिए जैसे हमारे वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ उनको टारगेट्स आते हैं, तो वो उस हिसाब से जितने भी कैटेगरी वाइज हैं या BPL वाइज हैं, वो लोगों को जो उनके पास आ सकते हैं और वो उसको प्रेगनेंसी राशन के रूप में आपके कहने का मतलब है कि इसमें सभी कैटेगरीज को मिलेगा? जी चाहे वो जनरल में है, चाहे BPL में है, जो भी है, तो मिलेगा सभी को, इसकी उपलब्धता सभी के लिए रहेगी। इसके नॉर्म्स चेंज होते रहते हैं। जी हाँ, लेकिन कहने का मतलब है कि यदि उन्हें इस तरह के आहार को अपने पशुओं के लिए देना है तो सब्सिडाइज हो जाता है। डॉक्टर ईशानी,
पानी को लेकर के बड़ी प्रिकॉशंस इस समय रखी जाती है, तो क्या दुधारू पशुओं में भी इस तरह जी बिल्कुल। पानी जैसे अगर हम बात करें, प्राकृतिक पानी हमें अपने पशुओं को देना चाहिए, या वाटर सप्लाई में जो आ रहा है। लेकिन आजकल बरसातों में जो माइक्रोब्रियल जो हम लोड बोलते हैं, बैक्टीरियल लोड बोलते हैं, वो आजकल थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है नेचुरल वाटर में, प्राकृतिक पानी में। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पानी के थ्रू एक क्रीमी जो होता है, फिशियोला, लिवर फ्लूक बोलते हैं बेसिकली, वो भी फैलता है आजकल बरसातों में। वो शीप गोट में भी होता है और साथ में हमारे कैटल्स में भी होता है। तो ये हमारे को क्या करना होता है, इसमें डीवर्मिंग करवानी पड़ती है। तो मैं अपने पशुपालकों को या जो भी मेरे से पूछते हैं, मैं उनको ये हिदायत ज़रूर देती हूँ कि मानसून से पहले डीवर्मिंग और मानसून के बाद डीवर्मिंग, मतलब कृमि नाशक गोली अपने पशुओं को ज़रूर दें। और वो 14 दिन के बाद रिपीट करनी है। यही प्रोटोकॉल उन्होंने मानसून से पहले करना है, यही प्रोटोकॉल उन्होंने मानसून के बाद फॉलो करना है। जी जी। तो आपके कहने का मतलब है दुधारू पशु, जैसा कि हमने, आवास यदि सही होगा, आहार सही होगा, पानी की व्यवस्था सही होगी, क्योंकि देखिए दुधारू पशुओं से जो उत्पाद मिलता है दूध, और दूध से आपको पता है विभिन्न प्रकार के आगे उत्पाद बनते हैं जी। और आयुर्वेद में दूध और दूध से बने पदार्थों के लिए कहा गया है कि दिनांते पिबेत दुग्धम और निशांते च पिबेत पयः भोजांते पयः तक्रम किम वैद्यस्य प्रयोजनम। अर्थात यदि दिन में दूध का सेवन किया जाए और शाम के समय पानी का, भोजन के पश्चात छाछ का, क्योंकि दूध से ही छाछ बनती है, डाइजेशन। तो वैद्य यानी डॉक्टर की कोई, कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कहने का मतलब है कि जिस तरीके से आपने बताया कि यदि इन बातों का ध्यान हमारा पशुपालक रखेगा, तो हमारा जब पशु स्वस्थ होगा तो उससे मिलने वाला उत्पाद भी स्वस्थ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर ईशानी, आज का जो ये बरसात का मौसम प्रारंभ हुआ है, इसमें हम अक्सर देखते हैं परजीवी होते हैं, कीट होते हैं, रोग होते हैं, ये अक्सर पशुओं में पनपते हैं, उनको ग्रसित करते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे बरसात का मैंने आपको बताया कि जैसे टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है और जैसे जितने भी हमारे परजीवी हैं ये प्रोलिफरेट करते हैं, इनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर इतना अच्छा है उनके लिए, ह्यूमिडिटी है, पानी उनको मिल रहा है, तो उनके लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। सिमिलरली हमारी और पशुओं की इम्यूनिटी डिफ्लेक्ट होती है, कम ज़्यादा होती है, तो उस वजह से जैसे ही उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होती है ये परजीवी आक्रमण कर देते हैं। तो ये बैक्टीरियल डिजीजेस के फॉर्म में होता है, वायरल डिजीजेस के फॉर्म में होता है, फंगल डिजीजेस के फॉर्म में, प्रोटोजोअल डिजीजेस के फॉर्म में होता है। वहीं पर अगर मैं बैक्टीरियल डिजीजेस की बात करूं तो उसमें आ जाता है हमारे पास HS हो गया जिसको बोलते हैं गलघोटू, ब्लैक क्वार्टर हो गया जिसको बोलते हैं लंगड़ा बुखार, FMD हो गया मुंह खुर रोग बेसिकली, हाँ जी, और निमोनिया हो गया बरसात में, मान लीजिए पशु बाहर रह गया है ना, और बहुत ज़्यादा बारिश में रह गया तो उसको निमोनिया हो जाता है, ये भी बहुत कॉमन देखा जाता है। और हमारी अगर प्रोटोजोअल डिजीज़ के बारे में बात करें जो चीचड़ों और पिथड़ों के थ्रू फैलती हैं, वो हो गया बिबेशिया, थिलेरिया, ये बीमारियां हो गई। अगर मैं बकरी और भेड़ की बात करूं तो PPR, एंटेरोटॉक्सीमिया, मतलब बहुत सारी बीमारियां हैं जो आजकल बहुत आक्रामक रूप में होती हैं। तो इसकी जो वैक्सीनेशन है जो हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू होती है, और आपके मंच के द्वारा मैं ये कहना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम वैक्सीनेशन पे जाए, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूँगा और हमारे पशुपालकों तक ये संदेश जाए, जैसा कि हमने कहा कि परजीवी, कीट, ये इनको पशुओं को ग्रसित करते हैं। पशु चिकित्सक तक तो हमारा पशुपालक अपने पशुओं को लाएगा यदि कोई, मान लीजिए, बहुत ही ज़्यादा रोग जो है पनप जाता है जी। कोई ऐसा सामान्य थंब रूल है जिससे वो ये इस चीज़ का पता लगा सके या इस चीज़ को भांप सके कि मेरा पशु फलाने रोग से ग्रसित हो गया है? तो और क्या उसका कोई ऐसा घरेलू उपचार भी है जो त्वरित हो सके, क्योंकि पशु चिकित्सक तक पहुंचते पहुंचते तो समय लगेगा ही, या पशु चिकित्सक को उन तक पहुंचते पहुंचते समय लगेगा? इस पर क्या कहना चाहेंगी? इसमें तो सबसे पहले हमारे पशुपालक काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, वो समझ जाते हैं कि उनका पशु जो है उनसे वो बहुत इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, और कई तो बहुत ही अच्छे से अपने पशुओं को रखते हैं। ज़रा सा उनका मूड चेंज हो उनको पता चल जाता है। तो हमारे पशुपालकों को पता चल जाता है काफ़ी बीमारियों के बारे में, जैसे वो खाना पीना बंद कर दे, जब उसको टच कर रहे हैं तो वो गर्म उनको फील हो रही है, गाय गर्म फील हो रही है, उसका जो मज़ल है वो ड्राई, ये एक जनरलाइज सिम्टम्स मैं बता रही हूँ आपको कि उसको बुखार के सिम्टम्स कैसे आप
पता लगा सकते हैं, टच करने पे आपको वार्म लग रही है, टेल वार्म है ना, और रेस्पिरेशन मतलब उसकी जो धड़कनें हैं, उस सांस लेने की जो क्षमता है वो बढ़ गई हुई है, साथ में ड्राइनेस हो गई, उसका मजल ड्राई हो गया है, आंखें ड्राई हो गई, आंखें अंदर को चली गई हैं। तो हमारे पशुपालक बहुत समझदार हैं, वो समझ जाते हैं। और जैसे जुगाली है, जुगाली कम कर दिए या जुगाली होना बंद हो गई है, तो हमारे पशुपालकों का माथा ठनक जाता है। वहीं पर कुछ बीमारियां जैसे हो गया HS, जिसको बोलते हैं हम लोग हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, इसमें जो सिम्टम रहते हैं, ये बेसिकली मैं बता दूं भैंसों में ज़्यादा रहता है ये जो बीमारी है, और गर्म इलाकों में जैसे ऊना हो गया, जो गर्म बेल्ट है वहाँ पर ये बीमारी ज़्यादा प्रचलित है। तो इस बीमारी में क्या होता है, अगर एक से ज़्यादा पशु हमारे पशुपालकों का अफेक्ट हुआ है तो उनका दिमाग खनक जाना चाहिए कि हो सकता है ये HS है। HS के सिम्टम्स रहते हैं फीवर, बहुत ज़्यादा फीवर होता है इसमें, रेस्पिरेशन रेट हाई हो जाती है, आंखें जो है वो लाल रंग की हो जाती हैं, और इसमें स्वेलिंग आती है गर्दन में। अब जैसे मैंने आपको बताया ना फिशियोला जो बीमारी क्या क्रीमी की वजह से उसमें भी स्वेलिंग आती है, पर उसमें बाकी सिम्टम्स नहीं रहते। जैसे आपने बताया कि इस तरह के लक्षण से हमारा पशुपालक जो है उसे पता लग जाता है कि उनका पशु किसी न किसी रोग से ग्रसित है। क्या कोई ऐसा त्वरित उपचार है जो वो स्वयं उस समय अवधि के लिए, जब तक कि वो पशु चिकित्सक तक पहुंचे, क्या ऐसा इलाज है जो त्वरित वो खुद स्वयं भी कर सकता है? देखिए, ये जो बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, इनको एंटीबायोटिक्स तो चाहिए, ये दीज नीड्स टू बी ट्रीटमेंट तो करवाना ही पड़ेगा, और जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्टर के पास पहुंचे उतना बेस्ट रहेगा, उतना बेस्ट है, क्योंकि ये बीमारियां हैं बड़ी, और तभी तो इसकी वैक्सीनेशंस हमारी चलती हैं इनके लिए ना। तो आप जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्टर के पास जाएं, और घरेलू नुस्खे वो एक ब्लाइंड गेम होती है कि कभी चल पड़े कभी नहीं चले, तो उससे अच्छा है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें टाइमली, इससे पहले सिचुएशन बिगड़ जाए। डॉक्टर साहब, एक थनैला रोग के बारे में बहुत कहा जाता है दुधारू, उस पर क्या कहना चाहिए? जी, थनैला रोग बेसिकली मेस्टाइटिस कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको मेस्टाइटिस कहते हैं। ये थनों का रोग है। अब ये जो बीमारी है, ये अब मैं अगर आपको एक जनरलाइज वे में बोलूं तो आजकल तो बहुत ज़्यादा होने के इसके चांसेस होते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है वातावरण में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस सब कुछ ही है। तो कई बार क्या होता है कि मैं अपने पशुपालकों को ये कहूँगी कि जब वो दूध दूते हैं तो सबसे पहले तो थन को अच्छे से धोएं, हाथ उनके अच्छे से धुले होने चाहिए, और जब वो दूध दूह लेते हैं तो उसके बाद अपने पशुओं को चारा डालें। वो इसलिए क्योंकि क्या होता है कि जब आप दूध दूह रहे हैं ना, तो एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर बेसिकली एक मसल है जो दरवाजे की तरह काम कर रही है। तो टीट कैनाल में वो स्फिंक्टर खुलेगा, वो दरवाजा खुलेगा और दूध आएगा, लेकिन वो स्फिंक्टर को बंद होने के लिए वक्त लगता है। तो वो वक्त देने के लिए हमारा पशु खड़े रहना चाहिए। मान लीजिए उसने हमारे पशुपालक दूध दूहने के बाद अगर गाय बैठ जाती है तो क्या होता है, वो स्फिंक्टर खुला रहता है। डॉक्टर साहब, एक इसी से जुड़ता प्रश्न, पशुपालकों को भी कोई सावधानियां? जी, क्योंकि जब वो दूध दूहने जा रहा है तो संक्रमण इंसान के माध्यम, पशुपालक के माध्यम से भी तो फैल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए किस तरह के जो है आप प्रिकॉशंस बता? देखिए, पशुपालकों को तो बहुत ध्यान रखना है, स्वच्छता का तो बहुत ज़्यादा ध्यान करना है, क्योंकि कोरोना के बाद हमने देखा है कि कितना वायरस कितना तेज़ी से फैल सकता है। तो कोई भी बीमारी जैसे LSD के टाइम पे मतलब सफाई का प्रावधान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी मॉडर्न गौशाला बननी चाहिए। तो बेसिकली हमारे पशुपालकों को अपने नेल्स कट करने चाहिए, नाखूनों में जैसे गंद होता है वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बाल कटे होने चाहिए, बाल बंधे होने चाहिए, हाथ उनको अच्छे से धोने हैं, अपने दूध धोने से पहले थन अच्छे से धोना है ना। ये सारी चीज़ें उनको ध्यान में रखनी है, ताकि और अगर कोई मान लीजिए कट लगा हुआ है या कोई चोट लग गई है थन में, या बच्चा जैसे बछड़ा या बछड़ी है वो दूध दूते हुए कई बार दांत लगा देते हैं और वहाँ चोट लग जाती है, तो उसमें बिटाडीन लगानी है। उनको पूरा निकासी और पूरा मतलब अच्छे से उसका प्रीव्यू लेना है कि हमारी गाय का थन जो है वो स्वस्थ है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होती है थन में, और इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी से फैल जाता है। और बरसात में तो खास करके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सफाई का मेंटेन करना, हो सके तो अपने गौशाला के बाहर जैसे एक चौकसी बना के उसमें चूना डाल दिया कि अंदर जाने से पहले आपने उसमें पाँव डाले, ताकि अंदर जितना भी वायरस बैक्टीरिया सब बाहर छोड़ के आप आ गए। प्रॉपर डिसइंफेक्शन करके आप अंदर जाएं। अंदर की चप्पलें, जूते सब अलग रखें। बाल हो सके तो कवर कर लें, हेयर बैग्स आते हैं जैसे हेयर में कुछ लगाने के लिए कि संक्रमित ना हो चीज़ें, तो ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, दुधारू पशु यदि कोई गर्भावस्था में हो और बरसात के मौसम की यदि जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में कौन कौन सी सावधानियां उस पशु के लिए होनी चाहिए?
देखिए वैसे ही कच्ची रुत मानी जाती है बरसात की, तो इस टाइम पे मेस्टाइटिस की तो हमने बात की, और साथ में मेट्राइटिस बेसिकली बच्चेदानी का रोग रहता है। अब जैसे पार्चुरेशन हो गई है, बच्चा आ गया है ना, और बच्चे का तो हम ध्यान रख ही रहे हैं, तो हमने देखना है जो जेर है वो टाइमली निकल जाए, पशुपालकों को ध्यान रखना है। अब कई बार क्या होता है कि जेर लटकी रहती है, और लटकी रहती है क्या, वो ज़मीन में लग रही होती है और पशुपालक उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, या वो सोचते हैं कि खुद निकल जाएगी। तो मैं अपने पशुपालकों को ये बताना चाहूँगी कि उस जेर को आप खींचे ना, पर उसको थोड़ा थोड़ा काट दें, ताकि वो नीचे ज़मीन से क्या है इन्फेक्शन को ऊपर को ट्रांसमिट ना करे और बच्चादानी खराब ना हो जाए, और उसमें फिर फीवर आता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, एंडोमेट्राइटिस को लीड करता है, फिर मेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस के साथ मेस्टाइटिस कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और वो जानलेवा हो जाता है गाय के लिए जी, है ना। तो वैसे ही इम्यूनिटी डाउन है, वैसे ही गाय ने अभी अभी बच्चा दिया हुआ है, वो खुद बहुत ही कमज़ोर हो रखी है, तो संक्रमित मतलब जो बाहर से जो संक्रमण का सोर्स है ना, जो वो जेर है, उसको काट दीजिए थोड़ा थोड़ा, और वो धीरे धीरे करके टाइमली निकल जाए। ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये जो है सबसे ज़्यादा बिल्कुल प्रिकॉशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दुधारू पशुओं में हमने गाय की बात करी, भैंस की बात करी, और जो हमारे पशु आते हैं उनके बारे में आप क्या प्रिकॉशंस रखने की, जैसे भेड़ की बात कर लें, हम बकरी की बात कर लें, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए बरसात की अगर हम फोकस करें तो हमारे तो जो शीप और गोट वाले, या पर्टिकुलरली मैं बोलूँ माइग्रेटरी, हिमाचल में माइग्रेटरी फ्लॉक होते हैं ये घुमंतू, और ये लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। हमारे जो माइग्रेटरी फ्लॉक के जो ओनर्स रहते हैं, इनको पता है कि कैसे ध्यान रखना है। इनके स्पॉट्स बने होते हैं कि यहाँ पर ये रात को रुकेंगे, इनके ठिकाने बने होते हैं। बस इनको यही ध्यान रखना है कि इनका जो पशु है वो भीगे ना, अगर भीग गया है तो सूख जाए, ज़्यादा टाइम तक भीगा ना रहे, है ना। और जो इनको रात का जो शेड है, रात को जहाँ भी ये ठहरा रहे हैं वो सूखा हो, और वहाँ पर ठंड ना हो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर नमी है और ठंड भी बढ़ती जा रही है तो निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। वैक्सीनेशन जैसे मैंने आपको बताया, शीप में हो गया एंटेरोटॉक्सीमिया, और गोट में हो गया PPR, तो ये वैक्सीनेशन मानसून से पहले ही हो जानी चाहिए। क्योंकि डॉक्टर साहब देखिए, इनका जब हम बात करते हैं, चाहे गोट को लेकर के बात कर ले या हमने भेड़ की बात करी, तो हम देखते हैं कि इनके जो है मांस को आहार के रूप में भी ग्रहण किया जाता है। जी जी। और नेचुरली जब बरसात होगी और यदि ये संक्रमित होंगे तो जो व्यक्ति विशेष इसका आहार लेगा वो भी उससे संक्रमित होगा, तो उसके लिए और कौन सी ऐसी विशेष सावधानियां इनको रखने की ज़रूरत है? वैसे तो आपने कहा कि वो पहले ही अवेयर होते हैं घुमंतू होने की वजह से, लेकिन कहते हैं ना कि जो जगह जगह का भोजन ग्रहण करेगा तो कहीं ना कहीं तो पशु ग्रसित हो सकता है, उसमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत होती है? देखिए वैसे तो स्टैंडर्ड्स होते हैं कि अगर पशु ग्रसित है, बीमार है, तो उसको स्लाउटर नहीं भेजा जाता है, उसका मीट इज़ नॉट फिट फॉर ईटिंग। वो उसके स्टैंडर्ड्स अपने प्रोटोकॉल हैं, वो अलग एक अपना प्रोसीजर है। ऐसे पशुओं को तो वैसे ही एलिमिनेट कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी हमारे पशुपालक जो हैं, और आपको मैं बता दूं, जो माइग्रेटरी फ्लॉक है ना, इनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि जैसे जगह जगह ये जाते हैं, जितनी जगह ये जाएंगे ना, इनके अंदर एंटीबॉडीज़ नेचुरली आने लग पड़ती हैं। वही बात है, जैसे शहरी बच्चे हैं, ये इतने इम्यून नहीं, मतलब इनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। अब जो पशु माइग्रेटरी है वो बहुत स्ट्रांग रहते हैं, जैसे हमारे गांव के बच्चे हैं, कितने स्ट्रांग होते हैं, नेचुरल चीज़ें खा रहे हैं, तो वैसी बात है। ऐसा बाकी तो स्ट्रेस लेवल तो होता ही है, बट अदरवाइज तो कहने का मतलब है कि जैसे दुधारू पशुओं में प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है, सेम वैसे हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। या स्टॉल फेड वाला उनका अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है कि उनका अंदर पशुशाला कैसी रखनी है। स्टॉल फेड का मतलब है कि आप उनको एक जगह बंद करके वहीं पर ही उनको घास डाल रहे हैं, उनको मतलब हरा चारा दे रहे हैं, जैसे हमारी बकरियां अंदर जो हम पालते हैं। बाकी जो माइग्रेटरी, जैसे मैंने आपको बताया, जो घुमंतू होती हैं, उनका अलग रहता है। विभाग की क्या कार्य प्रणाली इस समय रहती है? क्योंकि विभाग को बहुत सजग रहना पड़ता है बरसात के मौसम में। नेचुरली ऐसे तो थ्रू आउट द ईयर ही रहना पड़ता है, दिक्कत तो कभी ना कभी चली रहती है, लेकिन बरसात में किस तरह का जो है? देखिए बरसात में एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जिसके बारे में बात करना चाहूँगी, वो है एक्टोपैरासाइट्स, चीचड़ पित्थड़। अब जैसे जीवाणु हैं, वैसे ही कीटाणु हैं, वैसे ही ये चीचड़ पित्थड़ प्रोलिफरेट करते हैं। प्रोलिफरेट मतलब इनका जो लाइफ साइकिल है इस टाइम पे काफ़ी एक्सेलरेट हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इनके लार्वे होते हैं, है ना। तो हम अपने पशुपालकों को बोलते हैं कि चीचड़ पित्थड़ ना पड़ने दे। जैसे मैंने आपको बताया, उससे बीमारियां फैलती है, थिलेरिया हो गया, बबेशिया हो गया, ये सारी बीमारियां चीचड़ पित्थड़ों से फैलती हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि बरसात में हाँ, कीटनाशक आएंगे, लेकिन थोड़ी सी सजगता यदि रख ली जाए
तो हमारे दुधारू पशु जो है सुरक्षित रह सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब तभी कहा जाता है कि एनिमल हस्बेंड्री इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट इन्वॉल्व्स केयर, मैनेजमेंट एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइवस्टॉक। बिल्कुल। डॉक्टर ईशानी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज के विषय से संबंधित दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।